हाँ नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राज्य विधानमंडल। बैठ जाइए, तसल्ली से बैठ जाओ भाई। और सवाल बताओ, जैसे राज्य विधानमंडल, अगर मैं आपसे पूछूं केंद्रीय विधानमंडल में क्या आता है तो आपका जवाब क्या है? ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल संसद को कहते हैं जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। अगर मैं ऐसा ही एक छोटा और सरल सवाल आपसे पूछूं कि राज्य विधानमंडल में क्या आता है तो आपका जवाब क्या है? हाँ जी साहब, अगर राज्य का विधानमंडल एक सदनीय है तो उसमें क्या आएगा? राज्यपाल प्लस विधानसभा। ठीक है जी। अगर राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है तो उसमें फिर राज्यपाल प्लस विधानसभा के साथ तीसरी चीज और क्या जुड़ जाएगी? विधान परिषद। चलो एक अगला सवाल बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं प्रांतीय विधानमंडल में क्या आता है तो आपका उत्तर क्या होगा? राज्य का विधानमंडल कह लो चाहे प्रांतीय विधानमंडल कह लो। अगर मैं आपसे पूछूं प्रांतीय विधायिका में क्या आता है तो आपका उत्तर क्या होगा? विधायिका में क्या आता है, क्या उत्तर होगा? एक ही बात है, चाहे आप विधायिका कह लो चाहे विधानमंडल कह लो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रख लेना, विधानसभा अलग चीज होती है और विधान परिषद अलग चीज होती है। इस पर मैं पूरी एक क्लास ले चुका था आपके सामने पहले, और ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और ऐप पे भी मिल जाएगा। जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं उस मेरी क्लास को जरूर पढ़ना, ठीक है। तो कुल मिला के राज्य विधानमंडल में राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। इसके बारे में मैं एक छोटी सी चर्चा कल की क्लास में कर चुका था। कुछ चीज़ें आपको लिखा दी थी, कुछ मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। एक बार मैं शुरू से एक रिवीजन ले लेता हूँ। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं, और जिन्होंने लिख लिया है वो एक रिवीजन हो जाएगा उनका। तो बताइए, सवाल बताना शुरू करें। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? एक एक करके अनुच्छेद वाइज ले लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल इस समय। अनुच्छेद 153, बोलिए भाई। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अच्छा, क्या एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हो सकता है। एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कानून ये लड़की बताएगी, केवल ये लड़की बताएगी और कोई नहीं बोलेगा। कौन से संविधान संशोधन से बना था बताओ? 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। अच्छा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। तो वो बता दो कौन सा आयोग था? देखो, अच्छा सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, एक नॉर्मल सवाल है, लेकिन कम से कम आपको ये चीजें जान। करेक्ट आंसर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को इसमें लागू किया गया था। ठीक है भाई, आगे बताइए आप। अनुच्छेद 154 क्या है? अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह कानून बना था। ठीक है, कौन सा कानून? कि एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 क्या कह रहा है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में होगी। सिंपल सवाल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में। ठीक है, अब सवाल यहां से आगे जाएगा कि राज्य की कौन कौन से प्रकार की कार्यपालिका शक्ति तो राज्यपाल में होती है, और कौन कौन से प्रकार की कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में होती है? बताइए। मैंने आपको 4 शब्द रटाए हैं, उन 4 शब्दों को पकड़ लेना। कई बार आरपीएससी ने उन पर सवाल पूछा है। कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी? औपचारिक और या नाम मात्र की। ये तो इन 2 शब्दों को तो सभी जानते हैं। आप आगे 2 शब्दों पर बढ़िए, विधिक या कानूनी। ये कार्यपालिका शक्ति किस में होगी भाई? राज्यपाल में। और वास्तविक या तथ्यतः ये कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? अकेला मुख्यमंत्री कभी मत बोलना, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में। मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में। मुख्यमंत्री और
उसका मंत्रिपरिषद। अब देखो सवाल कैसे बनता है, कैसे बनता है, क्या बना हुआ सवाल है। सेकंड ग्रेड परीक्षा में एक बार आरपीएससी में पूछा गया था, राज्य की विधिक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद दे दे, चाहे अकेला मुख्यमंत्री दे दे। अगर अकेला मुख्यमंत्री भी एग्जामिनर देता है तो उसका मतलब यही है कि वो मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद पूछना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा, राज्य का महाधिवक्ता, और चौथा, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या उत्तर आएगा? राज्य की विधिक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? ठीक है। और अगर एग्जामिनर ये सवाल पूछे कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी किसको माना जाता है, किसको माना जाता है? महाअधिवक्ता। केंद्र में महान्यायवादी और राज्यों में या प्रांतों में महाधिवक्ता। ये शब्द का अंतर क्लियर कर लेना। महाअधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक या कानूनी अधिकारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि विधिक या कानूनी कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है। अगर विधिक या कानूनी कार्यपालिका शक्ति की बात आएगी तो राज्यपाल ही आंसर होगा, और विधिक या प्रथम विधिक या कानूनी व्यक्ति की बात आएगी या विधिक या कानूनी प्राधिकारी या अधिकारी की बात आएगी तब महाधिवक्ता आंसर होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 154 था। अनुच्छेद 155 बताओ क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति बताओ कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही बात है जी। अनुच्छेद 156 में क्या है? पदावधि। बताओ भाई क्या क्या प्रावधान है इसमें? बहुत सारी बातें हैं। राज्यपाल की पदावधि बोलो, आप बोलो। बिल्कुल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, एक बात। दूसरी बात, अपने पद पर नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करता है। लेकिन क्या 5 वर्ष के आगे भी कर सकता है क्या? अगर अगला कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होकर नहीं आता तो वह 5 वर्ष के बाद भी तब तक पद धारण कर सकता है जब तक कि कोई अगला पदाधिकारी नहीं आ जाता, उसकी जगह नया राज्यपाल नहीं आ जाता। तीसरी बात, अगर वह अपना इस्तीफा देना चाहे तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और कुछ लिखाया है क्या? अगर क्या बोलो? हाँ, मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने की स्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, क्या राज्यपाल को भी हटाया जा सकता है? राज्य का विधानमंडल राज्यपाल को पद से हटाने की कोई हैसियत रखता है क्या? नहीं रखता। सिंपल बात भाई, यह अनुच्छेद 156 है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो क्या राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल या राज्य सरकार के पास होती है? नहीं होती। केवल किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। यहां राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत शब्द का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे जब राज्यपाल को वापस बुला सकता है। ठीक है भाई, कार्यकाल 5 वर्ष तब तक है जब तक राष्ट्रपति उसको वापस नहीं बुला रहा। अगर राष्ट्रपति उसको वापस बुलाएगा तो कभी भी बुला सकता है, पहले भी। ठीक है, इससे आगे लिख रहे हैं आप अनुच्छेद 157, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 157, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता या पात्रता, इन शब्दों को पकड़ना। अच्छा, यही बात अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति की पदावधि के जो जो चीजें राज्यपाल के साथ हैं वो केंद्र में राष्ट्रपति के साथ हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति की पदावधि कौन से अनुच्छेद में, तो क्या उत्तर होगा? पदावधि राष्ट्रपति की। तुमने अपना, हाँ भाई, और कोई आंसर? इधर दोनों से, इधर तीनों से, उधर से, उधर से। करेक्ट आंसर। तुम्हारा दिमाग पता कहाँ गणित लगा रहा है? एक जोड़ना या एक घटाना, यहाँ पे चल रहे हो तुम कि भाई तुम जोड़ने और घटाने में ही रह गए। लेकिन ये चीज सेम है कि यहाँ पे पदावधि 156 में है राज्यपाल की, और वहां राष्ट्रपति की पदावधि कितने में है? केवल 56 में। अब जैसे मैं यहाँ पूछूं आपसे कि राज्यपाल के पद की अर्हता या पात्रता, अर्हता या पात्रता, तो वहां राष्ट्रपति के पद की अर्हता या पात्रता कौन से अनुच्छेद में है? यहाँ पे 157 में है राज्यपाल की, तो राष्ट्रपति कौन से में? हाँ भाई होंगे, मतलब आइडिया लगा रहे हो। ठीक है, 58 वैसे सही उत्तर है तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसे कंपैरेटिव स्टडी किया करो कि यार जो चीज हम राज्यपाल पे पढ़ रहे हैं वही चीज हम राष्ट्रपति पे पढ़ रहे हैं।
तो अगर आप राज्यपाल पढ़ते वक्त राष्ट्रपति के अनुच्छेद भी याद कर लें या राष्ट्रपति पढ़ते वक्त राज्यपाल के भी याद कर लें, तो फिर आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा और वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका। और ऐसा अगर 5-7 बार रिवीजन आप मान लेते हैं तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल तो आप यहाँ देखिए अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद की अर्हता या पात्रता, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। पहले तो मुझे ये बताओ राष्ट्रपति में क्या शामिल था, पढ़ चुके हो आप। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो राज्यपाल की में कौन सा होगा, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक। ठीक है भाई, भारत के नागरिक को राज्यपाल बनाएंगे। कितने वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति के में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखने वाली बात थी, क्या राज्यपाल में भी है क्या, नहीं है, बस ये बात नहीं है। तो एग्जामिनर यहीं पे सवाल पकड़ेगा कि निम्नलिखित में से किसी राज्य का राज्यपाल की अर्हता में या पात्रता में क्या शामिल नहीं है। वो 3 सेंटेंस देगा, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब चूंकि ये तीनों बातें स्टूडेंट ने पढ़ तो रखी हैं, लेकिन वो यहाँ कन्फ्यूजन में रहेगा कि यार राष्ट्रपति में पढ़ रखी है कि राज्यपाल में, या राष्ट्रपति में राज्यपाल में है या नहीं है। फिर एग्जामिनर सवाल शुरू करेगा, सही उत्तर का चयन करें। फिर ऑप्शन क्या देगा, देखो पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, और एक ऑप्शन आएगा पहला दूसरा व तीसरा सभी। क्या उत्तर दोगे फिर तुम, पहला और दूसरा दोगे, सभी नहीं दोगे। ठीक है, बढ़िया है अगर ऐसा करोगे तो। चलिए चलो बताओ आप। हाँ, अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्त है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की क्या चीज है, शर्तें या योग्यता। देखो इन शब्दों में बड़ा कन्फ्यूजन है, अर्हता, पात्रता, शर्तें और योग्यता। और जो तुम ये कहते हो कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए, मैं किसी किताब की मना नहीं कर रहा, राजस्थान बोर्ड की पढ़नी चाहिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन राजस्थान बोर्ड की किताबों में अंधाधुंध गलतियां हैं। अर्हता और पात्रता और योग्यता उसकी नज़र में एक ही है। बोर्ड की किताब में राष्ट्रपति वाले टॉपिक में अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 59 के बीच में अंतर ही नहीं कर रखा है। स्टूडेंट कहते हैं कि सब किताबें हम 9th 10th 11th 12th की पढ़नी नहीं चाहिए, अच्छी किताब है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अंतिम सत्य कहीं पे भी नहीं है। वो तो फिर गौतम बुद्ध वाली बात है कि आत्मदीपो भव, या अगर आप भारतीय उपनिषदों को उठा के देखोगे तो उसमें भी 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं कि पहले तो भाई साहब आप सत्य ज्ञान प्राप्त करें, फिर उसका एक तो आप तो गुरु देखें, फिर उसमें प्रैक्टिकल लें, फिर उसका अपने हिसाब से क्या करें, स्मरण करें। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का मतलब है सत्य ज्ञान सुनना, मनन का मतलब है उसका तर्क पूर्वक चिंतन करना, क्योंकि ऐसा क्या गलती पढ़ा दी हो कोई ने जब। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब है उसका बार बार ध्यान रखना या बार बार रिवीजन करना। तो अंतिम सत्य कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें उस किताब में गलत दे रखी हैं। यहाँ आप इन दोनों शब्दों में अंतर करोगे। राज्यपाल पद की अर्हता या पात्रता अपने आप में एक अनुच्छेद है, राष्ट्रपति में भी सेम है, और उसकी योग्यता या शर्तें अपने आप में दूसरा शब्द है। जब कभी भी एग्जामिनर सवाल पूछता है तो स्टूडेंट को वो एक जैसा लगता है, शर्तें पूछी है, पात्रता पूछी है, अर्हता पूछी है या योग्यता पूछी है, इनको अंतर कर लेना। ठीक है, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं कि राज्यपाल पद की शर्तें या योग्यता। तो क्या क्या शामिल है भाई इसकी शर्तों या योग्यताओं में? वही बात जो तुमने राष्ट्रपति में पढ़ी है। क्या शामिल है कि राज्यपाल का पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति या धारण करने वाला व्यक्ति संसद के या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, यस, अगर संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होते हुए भी वे राज्यपाल का पद धारण करता है तो राज्यपाल की शपथ ग्रहण करते ही उसके सदन की सदस्यता रद्द हो जाएगी या रिक्त मान ली जाएगी। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और भाई ऐसे वेतन भत्ते, प्रलब्धियां, उपलब्धियां धारण करेगा जो कानून बनाकर कौन निर्धारित करेगा? संसद निर्धारित करेगी। ये चीज जरूर ध्यान रख लेना। और अगर एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन भत्तों का जो
निर्धारण है कि उन राज्यों में किस अनुपात में बांटा जाए, इसको कौन निर्धारित या अवधारित करता है? राष्ट्रपति। ये कंसेप्ट की बात है। अगर एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन भत्ते उन राज्यों में बांट दिए जाएंगे, और वो किस अनुपात में बांटे जाएंगे, इस अनुपात का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। बस ये समझ लेना आप, ठीक है। राज्यपाल जो वेतन भत्ते प्राप्त करेगा, वेतन भत्ते उपलब्धियां और प्रलब्धियां जो राज्यपाल प्राप्त करेगा, उसके लिए कानून कौन बनाता है? संसद। 2 चीजों में अंतर करिए। राज्यपाल जो परिलब्धियां, भत्ते, उपलब्धियां जो भी प्राप्त करेगा, उसके लिए कानून निर्माण कौन करता है? समझ गए साहब? जो राज्यपाल प्राप्त करता है उसके लिए कानून निर्माण कौन करता है? संसद। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन उन राज्यों में वेतन तो 1 गुना ही मिलेगा, लेकिन कौन सा राज्य कितना देगा और कौन सा राज्य कितना देगा, इस फॉर्मूले का निर्धारण उन राज्यों में जिस अनुपात में बांटा जाता है, इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ये 2 बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है साहब, ये आपने अनुच्छेद 158 में पढ़ा है। अच्छा, एक पॉइंट और है, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसके सेवा काल में कम किए जा सकते हैं क्या? नहीं किए जा सकते। तो एग्जामिनर आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है डेप्थ में ले जाके कि राज्यपाल पद की योग्यता व शर्तों का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 158। ठीक है। दूसरा सवाल, अनुच्छेद 158 में निहित राज्यपाल की योग्यता व शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? अब तुमने जो ये 4 बातें लिखी हैं, ये 4 की 4 बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जितनी भी लाइन तुम पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं राज्यपाल से अटैच तो हो, लेकिन अनुच्छेद 158 में है या नहीं है इसकी गारंटी नहीं हो सकता है कि 157 वाली लाइन को भी वो 158 में टिका दे। तो राज्यपाल पद की पात्रता या अर्हता 157 में, योग्यता या शर्तें 158 में, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है। अनुच्छेद 159 बताओ क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल साहब, राज्यपाल की शपथ का प्रावधान। राज्यपाल पद की शपथ अनुच्छेद 159 किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, और अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है। यहां तक लिखा था अपन ने, यहां तक समझा था अपन ने। ठीक है। अब ये वीडियो भी तुम्हारे सामने बन गया है, एक बार रिवीजन और हो गया है, कॉपी में भी लिख चुके हो, और जो नहीं आए थे बच्चे वो ये वीडियो देख लें और अपना अपना नोट्स बना लें। अब यहां से आगे आप लिखते भी चलो और समझते भी चलो। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमादान। क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। हाँ भाई, यहाँ एक सवाल बताओ आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि जैसे राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति किस में है? 72 में है। ठीक है। पढ़ाइए आप लोगों के लिए, आप मना तो कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। तो फिर जो मैंने पढ़ाया है, तो मुझे ये बताओ कि मैंने उसी समय पे राज्यपाल के बारे में भी कुछ ना कुछ बताया था कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति, दोनों में क्या अंतर है और क्या समानता है? ठीक है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, या मृत्युदंड का अधिकार राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति से बाहर है, ये सरल भाषा में कहें तो। ठीक है। और राज्यपाल कोर्ट मार्शल की सजा को माफ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, राज्यपाल नहीं कर सकता।
भाई राष्ट्रपति में तो ये था कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के न्यायालयों की किसी भी प्रकार की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, स्थगित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, स्वरूप बदल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल के साथ क्या था कि वह कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकता जो सैनिक न्यायालय के द्वारा दी जाती है, और मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। ये पढ़ा है ना आपने, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि राष्ट्रपति तो उनको माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है? इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? मैंने लिखाया था, कोई लॉजिक है क्या कि राष्ट्रपति क्यों कोर्ट मार्शल को भी माफ कर सकता है, मृत्युदंड को भी? और कोई उत्तर? हाँ, कुछ 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 मतलब सही तो नहीं बताया, लेकिन प्रयास लगभग सही डायरेक्शन में गया। देखिए सुनिए, जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां तक राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का विस्तार है। जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां तक राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का विस्तार है। कोर्ट मार्शल की सजा और मृत्युदंड की सजा संघ की कार्यपालिका शक्ति के दायरे में आते हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति तो माफ कर सकता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के दायरे में नहीं आते, इसलिए उन्हें राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। समझ गए? अब राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति हेडिंग डालो और लिखना शुरू करो। लिखिए, राज्यपाल को उस विषय के संबंध में क्षमादान की शक्ति है, उस विषय के संबंध में क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है, जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। पैराग्राफ बदल के लिखो, राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कोमा प्रविलंबन, ये वही सारे शब्द आ जाएंगे जो राष्ट्रपति के में लिखाए हैं तुम्हारे लिए। क्षमा कोमा प्रविलंबन, क्षमा शुरू से मतलब जैसे किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कोमा प्रविलंबन लिख लिया, ओके, फिर कोमा लगाओ, विराम या परिहार लिख लिया। दो शब्द और डाल दो, लघुकरण और एक निलंबन। इन सारे शब्दों को गोले में बंद कर दो। देखो सुनिए बात, कई टेक्निक में मेरे हिसाब से बताता हूं, थोड़ा सा हो सकता है किताब से ऊपर नीचे मामला हो जाए, लेकिन अगर परीक्षा में सवाल आ गया तुम्हारा सही हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पढ़ाने के दो तरीके, किताब के हिसाब से पढ़ाना या ऐसे पढ़ाना कि सवाल सही हो जाए। कौन सा तरीका चाहिए? सवाल सही करना है, ठीक है। तो मैं तुमको ये 5 शब्द पकड़ा रहा हूं, इनको तुम बाकायदा इज्जत के साथ गोले में बंद कर दो। एग्जामिनर सवाल क्या पूछेगा कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 शब्द आपको आने चाहिए। 3 शब्द तो इनमें से होंगे और कोई एक शब्द इनसे परे होगा, तो जो परे होगा वो शामिल नहीं है, ये शब्द शामिल है। समझ गए? बस ठीक है। अब फिर एक पैर, अब एक उसमें लिख दो ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन के लिए कि राज्यपाल मृत्युदंड तथा कोर्ट मार्शल की सजा को मृत्युदंड तथा कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड या कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि
क्योंकि मृत्युदंड तथा कोर्ट मार्शल की सजा, क्योंकि मृत्युदंड तथा कोर्ट मार्शल की सजा, मृत्युदंड तथा कोर्ट मार्शल की सजा संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं, प्रांतीय कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत नहीं आते। संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं, प्रांत की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत नहीं आते। अनुच्छेद 162, इसमें सिंपल एक लाइन लिख लो। हाँ भाई समझो पहले तो अनुच्छेद 162 क्या कह रहा है। राज्य के ऊपर गर्दन कर लो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक है जहां तक राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। समझ गए? राज्य के, क्यों कार्यपालिका का काम क्या होता है? विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना और उस क्षेत्र में लागू करना जिस क्षेत्र में कानून बनाने की शक्ति विधायिका की है, उस क्षेत्र में उन्हीं कानूनों को लागू करने की शक्ति कार्यपालिका की है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक है जहां तक कि राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति का विस्तार है। ये एक छोटी सी लाइन लिखनी है खाली आपको, यहां पे लिख दो डैश डाल के। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यहां बिल्कुल साहब इसी पॉइंट में लिखना है अनुच्छेद 162 में ही। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक है, उन विषयों तक है जिनके संबंध में, जिनके संबंध में, जिनके संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। जिन विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। लिख लिया भाई? चलो अब अनुच्छेद 163 देखो आप, बड़ा टेक्निकल अनुच्छेद है और यहां पे गौर करना। एक 163 का 1, यहां पर आप 163 का 1, 163 का 2, 163 का 3 इन बातों पे जरूर ध्यान रखना, ठीक है भाई? तो 163 1 पे गौर करिए आप। 163 1 क्या है? जैसे आपने केंद्र में पढ़ा है वही संसदात्मक या व्यवस्थापकीय शासन प्रणाली प्रांतों में भी अपनाई गई है। जैसे आपने केंद्र में पढ़ा है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। वैसे ही राज्यों में है, राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। जो बात केंद्र में है वही बात प्रांत में है, क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था, व्यवस्थापकीय शासन व्यवस्था, वेस्टमिंस्टर मॉडल दोनों जगह अपनाया गया है। ये क्लास अपनी शुरुआत में हो चुकी है, ठीक है? नए बच्चे जो आए हैं वो टेंशन मत लेना, ये सब रिपीटेशन में वापस आ जाएगा। सरल भाषा में हम बोलें तो जो संसदात्मक व्यवस्था केंद्र में अपनाई गई है वही प्रांत में अपनाई गई है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति की वहाँ हैसियत है या स्थिति है संवैधानिक या नाम मात्र के प्रधान की, वही संवैधानिक प्रधान की स्थिति राज्यों में राज्यपाल की है। जो वहाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की है वही यहाँ पे मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की है। तो व्यवस्था तो दोनों जगह एक जैसी है, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 163 और 163 1 क्या कहता है? राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए कौन होगी भाई? एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा या मुखिया या प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री।
और राज्यपाल ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यद्यपि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन वह सलाह अगर पुनर्विचारित होकर वापस आ गई तो फिर राज्यपाल उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। समझ गए? एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचारित होकर आ गई तो उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि केंद्र में ये कौन सा अनुच्छेद है? सेम यही बात आपने वहां पे भी पढ़ी है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करेगा, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, फिर एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचारित होकर वापस आ गई तो सलाह को मानने के लिए बाध्य है। केंद्र में कौन सा अनुच्छेद है? बताओ भाई नौजवानों, जो पास होना चाहता है वो बताओ। 3 नहीं, ये भी गलत है। 75 नहीं है, ये 74 है। 74(1). 74(1) ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा? 75 अलग है और 74 अलग है। अंतर है इनमें। 74 में 7 का 4 का होता है और 75 में 7 का 5 का होता है। ठीक है, बत अंतर है कि नहीं? छोटा मोटा अंतर है ये, बताओ। तो जो बात आपने 74(1) में पढ़ी है वो यहाँ कौन से अनुच्छेद में है? तो जब कभी आप राज्य का विधानमंडल पढ़ो तो केंद्र का जाहिर सी बात है आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। निश्चित रूप से उसी समय आपके दिमाग पर स्ट्राइक आनी चाहिए कि यार यही चीज हमने वहां पर भी पढ़ी है। अगर आप बिना कागज पलटे और उसी समय चीज को याद करने की स्थिति पर आ गए तो समझो काम हो गया। और अगर नहीं आए तो तुरंत देखो। आलस तो करना ही नहीं है, क्योंकि जो आलस करता है वो रह जाता है पीछे। सर्दियों में अगर तुम टेबल और उस पर नहीं पढ़ रहे हो, अपना चेयर, हर आदमी का पढ़ने का स्टाइल अलग है। ठीक है, कोई कुर्सी पे टेबल पे बैठ के पढ़ता है, कोई सोफे पे बैठ के पढ़ता है, कोई बेड पे ही पढ़ता है, कोई बेड पे भी लेट के पढ़े, आड़ो टेढ़ो, हर आदमी का अलग स्टाइल है। ओके, कोई बात नहीं। जैसे तुम्हारी खोपड़ी में उतर है भाई, खोपड़ी नीचे करके अगर उतर रही हो तो आना चाहिए। शीर्षासन करके ही मान लो याद होता है सब। मुझे तो दुनिया, अच्छा एक में एक लड़के को जानता था, वो म्यूजिक सुन के याद करता था। मतलब बाकायदा गाने सुनता है वो लीड लगा के और फिर पढ़ता है। मैंने यार ये कौन सी पढ़ाई है? साहब मुझको याद ही ऐसे होता है। तो तुलसिया संसार में भांत भांत के लोग, तो तुमको जैसे याद हो रहा है उस तरीके से करो। लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मान लो हम रजाई में बैठ के पढ़ रहे हैं, हमको कोई चीज पे प्रॉब्लम आ गई, हट जा भाई आगे से, उसको पसंद नहीं है सामने कोई बैठ जाए, लात भी मार सकता है वो क्लास में। ठीक है, तो देखिए चलिए, तो कई बार क्या होता है, देखो ये सामान्य प्रॉब्लम आपके साथ भी होती होगी। जैसे मान लो रजाई में पढ़ रहे हैं, सर्दी पड़ रही है, हमको तुरंत ध्यान आ गया कि यार ये पॉइंट ये है जो हमको जरूरत है, यहाँ पे किताब देखने की हमको जरूरत है। लेकिन किताब आपकी वहां नहीं है, वो अलमारी दूर है, उठोगे नहीं आप, मेरी गारंटी है। जिस दिन ये आलस्य खत्म कर दिया उस दिन आधी जंग जीत जाओगे। और ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है भाई, मेरे एक दोस्त है बहुत अच्छी रैंक से RS में सेलेक्ट हुआ था, ये उसके स्टेटमेंट है कि तैयारी का मतलब ये है कि किसी प्रकार के बैरियर का नहीं होना। कि अगर आपको इमीडिएट पढ़ते वक्त ये पता चल गया ना कि यार ये चीज़ यहाँ पर इस किताब में से और ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, तो रजाई में से निकलो, अलमारी तक जाओ, किताब निकालो, मेहनत करो, पेज पलटो, चीज़ को वहाँ लिखो। मतलब अपने आप के साथ इतने निर्ममता से पेश आना है। निर्ममता का मतलब कोड़े मारना ही नहीं होता शरीर पे। निर्ममता का मतलब ये कि इच्छा के विरुद्ध कार्य करना। तो वहां तक बात जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल तो बात ये है कि जो बात अनुच्छेद 163(1) में आप पढ़ रहे हैं, यही बात केंद्र में कौन सा अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं? 74(1) में। मैंने इसमें कुछ और चीज भी लिखाई थी कि एक संविधान संशोधन ऐसा भी हुआ था जिसमें केंद्र में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? और राज्य में राज्यपालों को भी राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो वह संविधान संशोधन कौन सा था? कौन सा? 42। करेक्ट। आप कभी भी याद रखना, जब कभी भी राष्ट्रपति की पावर कम की जाए या सुप्रीम कोर्ट की पावर कम की जाए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की पावर बढ़ाई जाए, तो ये काम बहुत हद तक संभव होगा इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया होगा। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा होगा। तो 42वें संशोधन 1976 में यह प्रावधान बना कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। मतलब पुनर्विचार शब्द तो बाद में जोड़ा गया है, पहले तो फर्स्ट स्टांस पे ही आपको माननी पड़ेगी बात। और ऊपर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। बाद में फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय पर हुआ,
और बेचारे राज्यपाल और राष्ट्रपति को थोड़ी सी इज्जत उन्होंने बख्शी कि भाई चलो कोई बात ना है, एक बार पुनर्विचार के लिए आप भेज सकते हो, लेकिन अगर फिर पुनर्विचारित होकर आ गया तब आप मानने के लिए बाध्य हैं। तो यहीं पे सवाल टिक गया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यह कानून कौन से संविधान संशोधन में बना? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। कौन से प्रधानमंत्री के समय हुआ था? मोरारजी देसाई के समय हुआ था। यहां तक बात पकड़ में आ गई? चलिए, तो ये तो है बात अनुच्छेद 101 की। अब अनुच्छेद 163(2) ये स्पेशल आता है पेपर में, इसको ढंग से गौर करिए, और इस पर एक ही शब्द पकड़ा रहा हूं, उसको पकड़ लेना। राज्यपाल के स्वविवेक की शक्ति। स्वविवेक की शक्ति या विवेकाधिकार, मतलब स्वविवेक का मामला राज्यपाल के का। और ये पूछा जाता है कौन से अनुच्छेद में? 163(1), 163(2), 163(3), इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? स्वविवेक की शक्ति राज्यपाल के लिए लिखी गई है, राष्ट्रपति के लिए नहीं लिखी गई है। यद्यपि संविधान में व्यवहार में ऐसा कई बार ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जहां दोनों ही पदाधिकारियों को अपनी अपनी स्थिति में स्वविवेक का प्रयोग करना पड़ जाता है, लेकिन राज्यपाल के लिए स्पेशली मेंशन किया गया है एक अलग से अनुच्छेद, स्वविवेक की शक्ति वाला अनुच्छेद 163(2). क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि दोनों ही पदाधिकारी संवैधानिक प्रधान की हैसियत से हैं, राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यपाल राज्य में। संवैधानिक प्रधान की हैसियत होने के बावजूद भी या समान स्थिति होने के बावजूद भी राज्यपाल के पास स्वविवेक की शक्ति अधिक है बजाय राष्ट्रपति के, या राज्यपाल को ऐसी स्थितियों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है बजाय राष्ट्रपति के, कि जहाँ स्वविवेक का दायरा ज़्यादा हो। तो एग्जामिनर ने एक बार आरपीएससी में सवाल पूछा कि स्वविवेक की शक्ति या स्वविवेक का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन में राष्ट्रपति भी था, राज्यपाल भी था, और 2 ऑप्शन और होंगे, मुख्य न्यायाधीश होगा, स्पीकर होगा, जो भी होगा। उत्तर तो राज्यपाल ही आएगा। अब आरपीएससी क्या करती है कि पहले कुछ उत्तर देती है, फिर बाद में 5, 7, 10 को बदल देती है। हर बार का नहीं हमें ये, वो आदमी 100 सही सवाल नहीं बना सकते। किस में से नहीं बना सकते? कि उनके पास ये अधिकार है कि पूरे भारत में से किसी भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, या अपनी योग्यता प्राप्त जो भी उनकी नज़र में हैं, वहाँ से वो विशेषज्ञों को बुला सकते हैं पेपर सेलेक्ट करने के लिए। और वो पूरा पेपर भी उन विशेषज्ञों को नहीं बनाना होता। कि इस मान लो 7 या 8 विशेषज्ञ मिलकर एक पेपर बना रहे हैं, तो एक आदमी एक वर्ड में 10 सवाल आए, 15 सवाल आए, जितने भी आए, और बड़ी अच्छी एक रिच लाइब्रेरी है वहाँ पे। जब आप आरपीएससी में कभी इंटरव्यू देने जाओगे, आरएस का, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब इंस्पेक्टर, कहीं का भी, तो वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। वहाँ घुसने के बाद ऊपर ले जाया जाएगा आपको, तो आप देखोगे कि यार बड़ी जोरदार वाली लाइब्रेरी है। मैं तो कोई 5-6 बार चला गया वहाँ पर, तो वो आप देखोगे यार इतनी तगड़ी लाइब्रेरी है। और उसके बाद फिर आपको ले जाया जाएगा, अलग अलग बोर्ड मेंबर का बोर्ड होगा, वहाँ आपको इंटरव्यू के लिए ले जाया जाएगा। तो उन लाइब्रेरियों में से उन महानुभावों को 8, 10 और 12 सवाल टीप के बनाने होते हैं, और वो सारे मिलके 100 सवाल बनाने होते हैं। उनके भी ऊपर फिर एक कमेटी होती है कि उन्होंने सही तरीके से बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। उसके बाद भी आज तक के इतिहास में एक भी पेपर ऐसा नहीं गया जिसमें 100 सवाल भी उन सब ने मिलकर सही बना दिए हों। तो तुम्हारा एग्जामाइन करने का अधिकार ऐसे लोगों के हाथों में है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो किताबों में से टीप के सही सवाल नहीं बना सकते। तो उसने सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से स्वविवेक की शक्ति किस पदाधिकारी के पास है? अब भाई राष्ट्रपति भी ऑप्शन में दे दिया, राज्यपाल भी ऑप्शन में दे दिया, और 2 कोई ऑप्शन और होंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डिबेट जाएगी, किसको माने। प्रश्न का उत्तर तो राज्यपाल है, क्योंकि राज्यपाल के लिए स्पेशली, अब इसमें क्या साइकोलॉजिकल वार है। स्टूडेंट देखेगा तो प्रथम दृष्टया सवाल गलत, कि स्वविवेक के बहुत सारे मुद्दे राष्ट्रपति के हाथ में भी आते हैं और स्वविवेक के बहुत सारे मुद्दे राज्यपाल के हाथ में भी आते हैं। तो स्वविवेक तो दोनों के पास है, चाहे किसी के पास 100 ग्राम है और किसी के पास 250 ग्राम है, ये मतलब नहीं है। सवाल ही नहीं होना चाहिए था ना। या तो भाषा ये बनानी चाहिए थी कि स्वविवेक की अधिक शक्ति किसके पास है। जब वो सवाल क्या बेदाग हो जाता, फिर आप क्लियर कट उत्तर देते कि राज्यपाल। उसने बताया किसके पास है, तो दोनों के पास है। ठीक है, फिर स्टूडेंट कोई राज्यपाल कर रहा है, कोई राष्ट्रपति कर रहा है, हमने बताया कि भाई उत्तर राज्यपाल हो।
क्या ना, जैसे इसके लिए अलग से अनुच्छेद डाला गया है ना, वैसे उसके लिए क्या ना 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 नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। मुद्दा ये है कि संविधान के अनुसार अगर बात आए, और उसने ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अगर दे देता जब ये हो जाता। बाकी तो राष्ट्रपति के पास स्वविवेक कैसा है, व्यावहारिक स्वविवेक है। अगर स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी का आ गया, जब तो वो बाध्य है कि उसके मुखिया को क्या बना दे, नियुक्त कर देगा प्रधानमंत्री। और अगर नहीं आया तो फिर यहाँ स्वविवेक है उसका कि भले ही किसी की 90 सीट आई हो, किसी की 70 सीट आई हो, किसी की 60 सीट आई हो, तो वह 60 वाले को भी प्रधानमंत्री की शपथ दिला देगा। ये स्वविवेक है राष्ट्रपति का। लेकिन राज्यपाल का जो स्वविवेक है वो स्पेशल मेंशन करके दिया गया है। तो ज्यादा स्वविवेक की स्थिति बनती है राज्यपाल के पास। तो उत्तर तो आएगा राज्यपाल, लेकिन स्टूडेंट उलझे पड़े हैं, तो उसको भाषा को बेदाग रखना चाहिए। तो ऐसी समस्याएं कई बार होती हैं, कई कई अनुच्छेदों में होती हैं। तो यहाँ पर आप गौर करें 102 में राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति। अब स्वविवेक राज्यपाल किन किन जगहों पर प्रयोग करता है, सेम जैसे कि अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो चुनाव हुए, चुनाव के बाद किसी पार्टी का या पार्टियों के गठबंधन का स्पष्ट बहुमत बन गया, उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया। राज्यपाल अगर स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी का एक का है तो राज्यपाल उसके मुखिया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाध्य है। फिर यहाँ स्वविवेक नहीं चलेगा, स्पष्ट बहुमत ले गए वो। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आया तो फिर राज्यपाल की मर्जी है कि वो किसको मुख्यमंत्री के लिए इन्वाइट करे। ठीक है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमारी 90 सीटें हमें करो, उनकी 70 सीटें को क्यों कर दिए। एक बात। दूसरी बात, आपने अनुच्छेद 356 पढ़ा है कि अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अब यहाँ राज्यपाल का स्वविवेक है कि वो कितनी विकट स्थिति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता माने। अगर राज्यपाल दलगत राजनीति से प्रेरित है, मतलब केंद्र में भी उसी की पार्टी जिसमें वो पुराने टाइम पे नेता रहा है उसका शासन है, वही व्यक्ति राज्यपाल है, और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, उसको ऊपर से इशारा है कि सरकार भंग कर देते हैं विधानसभा की आँखी को, हमारी तो वैसे ही पार्टी नहीं है, दूसरी पार्टी की सरकार है, तो ये हंगामा जो हो गया है तो तुम अनुच्छेद 356 की सिफारिश कर दो। तो वो अनुच्छेद 356 की जो सिफारिश करता है लगाने के लिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, इसकी ये एक अपने आप में उसके स्वविवेक का दायरा बनता है। हालांकि ये न्यायिक पुनरावलोकन का विषय है, न्यायालय में इसकी जांच हो जाएगी, लेकिन एक बार तो वो चिट्ठी जारी कर देगा, ये स्वविवेक है। एक तीसरा स्वविवेक कहाँ आता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि धन विधेयक या वित्त विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देता है। ठीक है, राज्यपाल के पास जब वो आता है धन विधेयक, तो राज्यपाल के पास ये पावर है कि वह अगर अनुच्छेद 200 का प्रयोग नहीं करेगा तो फिर स्वीकृति देनी पड़ेगी। तो वो क्या करता है, अगर उसको रुकवाना होगा तो अनुच्छेद 200 का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 200 का प्रयोग करने का मतलब है कि इस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लिया गया है, मतलब मामले को अड़जा देगा। वो विधेयक कहाँ चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। तो ये स्थिति राष्ट्रपति के पास नहीं है, किसके पास है, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के पास है। तो स्वविवेक की शक्ति का जो दायरा है वो राज्यपाल के पास ज़्यादा बड़ा है। और यहीं पे वो सवाल बनता है कि दोनों संवैधानिक प्रधान की हैसियत रखने के बावजूद भी राज्यपाल स्वविवेक की शक्ति राष्ट्रपति की तुलना में अधिक रखते हैं, या राज्यपाल ज़्यादा तानाशाह हो सकता है बजाय राष्ट्रपति के। अच्छा साहब, अगला है अनुच्छेद 163(3). यहाँ पे गौर करो, आपने ये क्या है 163(3), इसको मैं बता रहा हूँ आपको, और यही बात केंद्र में कौन से अनुच्छेद में वो मुझे आप बता देना। राज्य की मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, इसकी जांच भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। यही बात केंद्र में भी आई थी कि केंद्र की मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इसकी जांच भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। मतलब इस सलाह का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। तुम्हारे दिमाग में बैठ रही है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन से विषय पढ़ा रहा हूँ मैं, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो अब नॉर्मल हो गया। अब समझो दोबारा कि आपने जो केंद्र में यहाँ पे जो पढ़ा है 163(1) कि ये राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है भाई, फिर वो मानने के लिए बाध्य है नहीं है, पुनर्विचार वो अलग चीज है, उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 163(1). 163(3) ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है,
इसकी जांच भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं हो सकती। मतलब न्यायालय में इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि भाई कौन सी सलाह दी है। मतलब यह सलाह न्याय योग्य या वाद योग्य है या नहीं है, ये कह रही है। अरे नहीं है तो फिर नहीं है को इशारा यूं थोड़ी होकर है, नहीं है तो यूं गर्दन करे कर। एक तो पहले तो तुम ट्रैफिक सिग्नल पे वहां पहुंचा दिए जाए, मान लो इंस्पेक्टर टकरा मारोगे वाहनों को, उनको तो क्यों भाई। चलिए, तो कुल मिला के बात यह है कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, क्या इसकी जांच भारत के किसी न्यायालय में कर सकते हैं? तो जिस चीज की जांच भारत के किसी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि न्यायालय उस पर कोई विचार नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि वो न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह या मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह न्याय योग्य या वाद योग्य होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। अब मुझे ये बता दो, अब बस इसी टॉपिक के साथ अपन आज की क्लास रोक रहे हैं, यही बात केंद्र में कौन से अनुच्छेद में है? 75 ते ऊपर नीचे हुए जे थोड़ा सो 80। ये लियो साहब, क्या सुपर, परीक्षा की अप्रोच नेगेटिव है। अरे थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ कि पहले वाला जो तुमने बताया था वो 74(1) बताया था, ये 74(2) है, 3 तो है ही नहीं। 3 तो तुम इससे मैच कर रहे हो यार, यहाँ 3 है तो वहां भी 3 होंगे। ये वाला अनुच्छेद केवल राज्य में है, केंद्र में है ही नहीं। स्वविवेक वाला वहां तो 74(1) था और 74(2) था, यहाँ 163 1 2 और 3। तो थोड़ी मेहनत करो भाई, इस पार नहीं पड़ेगी। वापस मेरी लास्ट की टैगलाइन याद रखना, जिस नौकरी में जितने मजे होते हैं उसको प्राप्त करने के रास्ते उतने ही कठिन होते हैं। होते कि नहीं होते? और IAS की नौकरी में बहुत मजे हैं, लेकिन प्राप्त करने का तरीका, RAS की में भी काफ़ी ठीक ठाक वाले मजे हैं, प्राप्त करने का तरीका। ऐसे ही अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड बनेंगे तो जितने मजे हैं, रीट बनोगे और कुछ बनोगे तो उतने मजे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैक्सिमम प्रयास करें पढ़ने का। ओके, चलो ठीक है। आज की क्लास, कल का फिर क्या रख रहे हो? नहीं है मेला है तुम्हारे वहाँ? कई चीज़ का मेला, चल बंद कर दो ये तो।